नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश मैथ्स में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब से हम लोगों ने जो प्लान किया था उस प्लान के मुताबिक हम लोग चलेंगे। अब से हम लोग पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट कोर्स का मतलब ये है कि अभी तक हम आपको क्या करा रहे थे, शीट सॉल्व करा रहे थे, यानी कि ये उन्हीं के लिए था जिन्होंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, उनके लिए वीडियोज़ ये उपयोगी थी। अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, यानी कि हर वो स्टूडेंट जो पढ़ाई शुरू करना चाहता है, वो भी जो रिवीजन करना चाहता है पूरा कंप्लीट सिलेबस विद थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, ट्रिक्स वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब अब ये वीडियोस उनके लिए बनेगी, ठीक है। तो अब ये वीडियोस उनके लिए ही क्या बल्कि सभी छात्रों के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो है जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब जो वीडियो बनाएंगे इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम वनडे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए सारे लगभग सभी लेवल पे क्वेश्चन उठा के चालू करेंगे पढ़ना, ठीक है। याद रखिएगा, ये वीडियो कोई किसी पर्टिकुलर एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, यानी कि एसएससी के लिए नहीं है, सीजीएल के लिए नहीं है, यूपीपी के लिए नहीं है, यूपीएसआई के लिए नहीं है, एक के लिए नहीं है, पर यह तय है कि इस एक से पढ़ के ये सारे एग्जाम निकल जाएंगे, इस बात का हमारा दावा है। एक भी क्वेश्चन सिंगल बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। और हम आपको एक नई अप्रोच के साथ, नई सोच के साथ आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस अपने यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। चलिए आज से हम लोग चालू करते हैं, पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। और कंप्लीट सिलेबस पे आज से हम लोगों ने जो सोचा है, पहले सोचा था नंबर सिस्टम से चालू करते हैं, फिर ये हुआ कि कई लोगों का ये कहना है कि रेशियो से कई जगह हम मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके थ्रू हमें पता चला है कि वहाँ पर रेशियो को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते हैं, रेशियो कोई मैथ्स ही नहीं दे रहे हैं, यानी कि वही घिसा पिटा तरीका यूज कर रहे हैं। तो ऐसे उन छात्रों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि पूरा रेशियो से ही चालू करेंगे, क्योंकि रेशियो से अकेला एक रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो कि 80% पूरी मैथ्स कंप्लीट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। रेशियो अगर आपको आता है तो आप परसेंटेज कर ले जाएंगे, आप प्रॉफिट लॉस कर ले जाएंगे, आप SICI कर ले जाएंगे, आप स्पीड टाइम डिस्टेंस कर लेंगे, टाइम एंड वर्क कर लेंगे, जितनी लगभग 80% अर्थमेटिक हम आपकी रेशियो से ख़त्म कराएंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। ये समझ लीजिए अगर आपने कभी रेशियो नाम नहीं सुना होगा तो भी आपको समझ में आएगा, इस बात का हमारा दावा है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं और आज से हम लोग चालू करेंगे रेशियो, ठीक है। आइए चालू करते हैं रेशियो, देखते हैं रेशियो कैसे क्या बना है, कहाँ से क्या हुआ है। एकदम हम आपको बेसिक से उत्पत्ति सिखाएंगे तरह से रेशियो आया कहाँ से, इसका यूज कैसे होता है, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चालू करें रेशियो। बहुत पढ़ लिया, कंपटीशन में शीट्स वगैरह सॉल्व कर ली, अब हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में पूरा करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग चालू करते हैं रेशियो से। क्या चालू करेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन एक ये ऐसा चैप्टर है जो लगभग 80% मैथ्स को सॉल्व करने का दावा करता है, यानी 80% मैथ्स आप रेशियो एंड प्रपोर्शन से ही सॉल्व कर सकते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं रेशियो। रेशियो चालू करते हैं। अब रेशियो में देखिए क्या है, रेशियो का अगर हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश तथा हिंदी दोनों, अनुपात समानुपात। बोलो समझ में आया। रेशियो के हिंदी, रेशियो प्रोपोर्शन हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। देखिए रेशियो, रेशनल नंबर आपने सुने होंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं भैया, हर वो नंबर जो P/Q रूप में लिखा होता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। हर वो नंबर जो P/Q रूप में लिखा होता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो हम लोग रेशनल नंबर देखेंगे। रेशनल नंबर मतलब क्या होता है, हर वो संख्या जो P/Q रूप में लिखी होती है उस संख्या को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं बेटा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, आपने सुना होगा परिमेय संख्या, यानी कि हर वो संख्या जो P/Q रूप में लिखी होती है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। यहीं से मिलके बना है रेशियो। देखो ध्यान से लिखा है रेशियो, रेशनल से हमने निकाला क्या, रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है, हर वो संख्या जो P/Q रूप में लिखी होती है, P/Q रूप में लिखी होती है, इसे हम कहते हैं P रेशियो। क्यों, क्या कहते हैं, P रेशियो क्यों। इसे हम तमाम शब्दों से कहते हैं, बटे कोई कहता है, कोई इसे अनुपात कहता है, कोई इसे P/Q कहता है, कोई कहता है P/Q कहता है। अपनी अपनी अलग अलग टर्मोलॉजी है, लोग अपने अपने अलग अलग नामों से इसे रिप्रेजेंट करते हैं,
चलिए ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो रेशियो शब्द आया कहाँ से? रेशियो शब्द आया रेशनल नंबर से। रेशनल नंबर क्या होते हैं? दुनिया की हर वो संख्या जिसे P/Q रूप में लिखा जाता है, उन संख्याओं को हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी P/Q रूप में। बोलिए समझ आया कि नहीं है? तो अब इतनी बात समझ में आई, रेशनल नंबर होता कहाँ है और आता कहाँ से है। ठीक है, रेशियो आया कहाँ से? रेशनल नंबर से। जो हर वो संख्या जो P/Q रूप में लिखी होती है उसे हम कहते हैं P/Q। यानी कि आप समझिए ध्यान से, P/Q अगर ये जैसे लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर भी ऐसे होता है, तो रेशनल नंबर से ही रेशियो आया। परिमेय संख्याओं से ही तो अनुपात आया। जो परिमेय संख्या जब ये अनुपात आया है, इस अनुपात को ही तो हम कहते हैं P/Q। अब P/Q में जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू। क्या कहते हैं भैया? ओरिजिनल वैल्यू, टोटल वैल्यू, इसे क्या कहते हैं? बेस वैल्यू। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ओरिजिनल वैल्यू, टोटल वैल्यू, बेस वैल्यू, या ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं एक्टिव वैल्यू। क्या कहते हैं भैया? एक्टिव वैल्यू। यानी नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं वास्तविक संख्या। ओरिजिनल वैल्यू यानी वास्तविक मान, वास्तविक मान। इसे कहते हैं पूर्ण मान। ठीक, इसे कहते हैं आधारित मान। इसे कहते हैं क्रियाशील मान। बोलिए इतनी बात समझ में आई? P/Q में अगर लिखा गया है तो नीचे वाली वैल्यू को हम कहते हैं बेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू और टोटल वैल्यू। ऊपर वाली वैल्यू को कहते हैं एक्टिव वैल्यू। बोलिए इतनी बात समझ में आई? बेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, टोटल वैल्यू का मतलब क्या हुआ और अब बताते हैं हम आपको। यानी कि जिस पर हम बात करते हैं, देसी भाषा में कहें तो जिस पर हम बात करते हैं, जिस पर हम बात करते हैं वो ये मान होता है। जो बात करते हैं, जिस पर हम बात करते हैं वो ये होता है। जो बात करते हैं वो ये मान होता है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? जिस पर हम बात करते हैं वो ये होता है, जो बात करते हैं वो ये होता है। समझ आया कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें किसी वस्तु को 20% बढ़ाना है, 20%, किसी वस्तु को 20% बढ़ाना है, या किसी वस्तु का वास्तविक मान 20% बढ़ाना है, किसी वस्तु का मूल्य 20% से बढ़ाना है, तो 20% कितना होता है? अगर फ्रैक्शन नोट करें तो होता है 1/5। क्या होता है? 1/5। यानी 5 पे 20% बढ़ाना है, 20% यानी 1/5 होता है। 20% को अगर बेटा भिन्न में बदलोगे तो लिखोगे 20 × 1/100। 0 0 काटा 2 पंचे 10, यानी कितना हुआ बेटा? 1/5। 1/5 हुआ। यानी 20% बढ़ाने का मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि 5 पे 1 को बढ़ाना है। 5 पर 1 को बढ़ाना, यानी 5 पर 1 को बढ़ाना, तो 5 मान कितना हो गया? 6 हो गया। इसे हम कहते हैं 5/Q। इसे ही अनुपात कहते हैं। बोलिए समझ आया कि नहीं है? यानी कि इस पे, यानी जो भी मान 5 होता है ये क्या होता है? पूर्ण मान होता है, वास्तविक मान होता है। यानी पहले कोई मान 5 रहा होगा, 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया? 6 हो गया। 5 से 1 की वृद्धि तो कितना हो गया? 6 हो गया। और अगर हम इसे कहना चाहें, जैसे हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि हमें ये बताइए कि अगर हम 5 पर 1 की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 5 पर 1 की बात। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हम 5 पर 1 की बात कर रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? हम इसे मैथ्स में लिखेंगे कैसे? तो हम कैसे लिखेंगे? 5 पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 1 की बात कर रहे हैं। घटाना बढ़ाना एक अलग बात है, तो उसे लिखेंगे 1/5। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हमें 10 पे 3 की बात करनी है, यानी कोई मान 10 है उस पर हमें 3 की बात करनी है। किसकी बात करनी है? 3 की। तो लिखेंगे कैसे? 3/10, क्योंकि हमें 10 पर बात करनी, किसकी बात करनी? 3 की। ऐसे ही अगर हम कहते बेटा 7 पे 4 की बात करनी, तो लिखेंगे कैसे? 4/7। अब बढ़ाना है या घटाना है वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। हम 7 पर 4 की बात करें, मान लो सपोज दैट हमने कहा 7 पे 4 बढ़ाना है, तो 7 से 4 बढ़ाया तो कितना हो गया? 11। 7 पे 4 कम करना है तो 7 से 4 कम किया तो कितना हो गया? 3 हो गया। यानी ये 7 क्या था? बेस वैल्यू, यानी कि आधारित मान। यानी 7 आधार था,
4 की हमने बात करी, जो बात कर रहे हैं बढ़ाने की या घटाने की। अगर बढ़ाने की बात करना है तो 4 बढ़ा के 11 कर दिया, अगर घटाने की बात कर रहे हैं तो 4 घटा के 3 कर दिया। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि अगर हम किसी भी मान पर किसी भी मान की गणना करना चाहते हैं तो वो एक ही माध्यम है, वो माध्यम है अनुपात। क्या माध्यम है? अनुपात। बात समझ में आई? जैसे अगर हम 3 की बात कर रहे हैं, हम 5 पर करना चाहते हैं, यानी तो हम इसे कैसे लिखेंगे? 3/5। बोलिए समझ आया? तो 5 पर बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? 3 की। अब वो एक अलग बात है कि हम बढ़ाना चाहते हैं तो 5 पे हमने 3 बढ़ाया तो हो कितना गया? 8। कमी करना चाहते हैं, 5 पे 3 की कमी करी तो हो कितना गया? 2। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात। तो 5 को बढ़ाया या घटाया, तो 5 को आधार माना तभी ना 3 को बढ़ाया या घटाया। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? आधारित मान कहते हैं, पूर्ण मान कहते हैं, वास्तविक मान कहते हैं। समझ आए? और देखिए और कुछ चीज़ सीख लीजिए पहले बेस रेशियो की, क्योंकि हम ये सोच के चलना है कि आपने रेशियो कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में, आप अर्थमेटिक्स छुए ही नहीं हो, शुरुआत लेके चलना है आप लोग, ठीक है। दूसरी एक चीज़ ये कि हम ये कहना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट रेशियो का उपयोग करते कहाँ कहाँ है, रेशियो का उपयोग करते कहाँ कहाँ है, या रेशियो अगर ये लिखा है 5:3 या 3:5 या 3:10 या 1:5 या 4:7, क्या लिखा है? क्या बवाल है? यानी कि जब भी रेशियो का उपयोग करते हैं, जब भी किन्हीं दो मानों की तुलना की जाती है और उन दो मानों का कोई फिक्स नहीं होता है, तब हम उसको कहते हैं अनुपात। क्या कहते हैं? अनुपात। यानी कि सुनो ध्यान से। अच्छा पहले एक चीज़ ये क्लियर कर लो, पहले इस चीज़ को क्लियर करते हैं ना। तो P/Q लिखा होता अगर P/Q कैसे? क्योंकि रेशनल नंबर बेटा होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या से ही अनुपातिक संख्याएं आती हैं, अनुपातिक संख्या P/Q लिखा होता है, जहाँ पे Q क्या होता है बेटा? ओरिजिनल वैल्यू होता है, टोटल वैल्यू होता है, बेस वैल्यू होता है। यानी जिस पर हम बात करते हैं वो नीचे होता है, जो बात करते हैं वो ऊपर होता है, जिसे हम एक्टिव वैल्यू कहते हैं, यानी क्रियाशील वैल्यू कहते हैं। रिजल्टेंट अलग होता है। जैसे हमने कहा हमें 3 की बात करनी 5 पे, यानी 5 पे 3 बढ़ाना है तो हमने 5 नीचे लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 3 को बढ़ाना है घटाना वो देखेंगे, पर 5 पे करना है तो 5 पे 3 बढ़ाना है तो बेटा 5 से 3 कितना हो गया? 8 हो गया। 5 पे 3 कमी करना है तो 5 से 3 कितना हो गया? 2 हो गया। 3 कम कर दिया तो 2 हो गया, 3 बढ़ाया तो 8 हो गया। लेकिन एक तरीका 3/5। जैसे 20% लिखा बेटा 20% बढ़ाना है तो 20% का फ्रैक्शन निकाला तो 1/5। तो 5 पे 1 बढ़ाना, तो कोई भी मान अगर 5 रहा होगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। जैसे 10 पे 3 की बात करना तो 3/10 लिखें। कैसे लिखते वो देखिए। इतनी बात समझ में आई? अब ये जो लिखे हैं मान, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब साफ साफ ये होता है, देखो ध्यान से अगर समझो तो बेटा, कि इसका मतलब ये होता है नीचे वाला मान अगर 7 है तो ऊपर वाला कितना है? 7 पे 4 की बात कर रहे हैं, ये बात करना वो एक अलग बात है। बोलिए इतनी बात समझ में? अब आइए तुलना बताते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? ये होती है, ये होता है, लिखने का तरीका ये होता है। अब देखिए आगे, अब इस पे आगे देखिए जैसे हमने आपको बताया कि जैसे लिखा 3:7, ये तो हमने बता दिया 3/7 ये 4/7 क्या होता है। 3:7 का मतलब क्या हुआ? हम आपको बिल्कुल बेसिक लेके चल रहे हैं। 3:7 का मतलब क्या होता है बता सकते हो आप? इसका मतलब ये होता है कि अगर ए के पास 3 रुपया है तो बी के पास कितना रुपया है? यानी ए और बी हैं, इनके दो मान 3:7 है, तो इसका मान मतलब ये होता है कि अगर ए के पास 3 रुपया है तो बी के पास कितना है? 7 रुपये। लेकिन बेटा ये क्या है? अगर है। क्या है? अगर है। यानी ये दो अनुपात में तो इसका मान फिक्स नहीं है कि यही है, ये 3 है ये 7, ये कह नहीं सकते हो अब यही है। ये बात अभी हम आगे आपको समझाएंगे क्यों नहीं कह सकते हो, ठीक है। यानी कि अगर ए का मान 3 रुपये तो बी का मान 7 रुपये, यानी अगर हम यहाँ से ये कहना चाहें तो ए का मान अगर 6 रुपया तो बी का मान 14 रुपया, ए का मान 18 रुपया तो बी का मान 42 रुपया, ऐसा होगा। यानी ए के पास अगर 18 रुपये हैं तो बी के पास 42 रुपये होंगे, ए के पास 6 रुपये हैं तो बी के पास 14 रुपये होंगे, ए के पास 3 रुपये हैं तो बी के पास 7 रुपये होंगे। यानी अगर ए अनुपात बी बराबर 3:7 लिखा है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ए का मान 3 और बी का मान 7 है। समझ आया कि नहीं है? इसीलिए हम कहते हैं कि ए यदि कोई संख्या अनुपात में लिखी होती है तो इसका मतलब सिर्फ उनमें तुलना
की जा रही है और कुछ भी नहीं होता है। समझना, ये तुलना करने के लिए सिर्फ अनुपात का प्रयोग करते हैं और कोई मतलब नहीं है। अगर 3:7 लिखा है इसका मतलब ये हम ये कह रहे हैं कि अगर ए के पास 3 रुपये हैं तो बी के पास 7 रुपये हैं, अगर ए के पास 6 रुपये है तो बी के पास 14 रुपये है, अगर ए के पास 18 रुपये है तो बी के पास 42 रुपये। ये कैसे कर रहे हैं ये अब हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि अनुपात का प्रयोग क्या करते हैं। देखिए, अनुपातिक संख्याएं का प्रयोग हमेशा तुलनाओं के लिए करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये, जब भी किसी भी मान पर हम किसी भी मान की गणना करने के लिए करते हैं तब भी हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। लिखने का तरीका हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब आइए अनुपात की प्रॉपर्टी लिखते हैं। अनुपात की प्रॉपर्टी लिखते हैं कि अनुपात होता क्या। जैसे अगर हम ये कहना चाहें, क्या कहना चाहें कि अगर हम अनुपात की प्रॉपर्टी बताएं, प्रगुण बताएं, तो जैसे लिखा है 5:7। कितना लिखा भैया? 5:7। तो याद रखना कि अगर हमने एक इसमें 2 का गुणा किया है तो हमें इसमें भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। हम 2 से भाग नहीं कर सकते, हम 2 को जोड़ नहीं सकते, हम 2 से घटा नहीं सकते, हम 3 से गुणा नहीं कर सकते। समझ आया कि नहीं है? यानी अगर हमने एक में 2 से गुणा किया तो दूसरे में भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 5:7। अगर हमने इसमें 2 से भाग दिया है तो इसमें भी हमें बेटा 2 से ही भाग देना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम 3 से भाग देते हैं या किसी भी संख्या से भाग देते हैं, गलत हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि हम 2 से गुणा कर दें, गलत हो जाएगा। ये जोड़ भी नहीं सकते और हम घटा भी नहीं सकते, ये हमारा क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है। यानी अनुपात में जो भी हरकत हम एक के साथ करते हैं वही हरकत हमेशा किसके साथ होती है? दूसरे के साथ भी होती है। यानी अगर इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो इसमें भी हमें 2 से भाग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर इसमें 2 से गुणा किया तो एक में 2 से गुणा किया तो इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी ये भाग कुछ भी कर दो, गलत हो जाएगा। बात सही सिर्फ ये होगा। समझ आया कि नहीं है? पहली बात समझ में आई। क्या समझ में आई? वो ये समझ में आई कि अनुपात में जब भी कुछ भी करेंगे, अगर हम गुणा करेंगे तो दोनों से करेंगे, भाग करेंगे तो दोनों से करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 का गुणा कर दिया, इसमें 2 से भाग कर दिया, क्या नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी समझ में आई? पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इसमें 2 से गुणा करते हैं तो दूसरे में भी 2 से गुणा करेंगे। अगर इसमें हमने 2 से भाग दिया तो दूसरे में भी हम 2 से भाग देंगे। ऐसा नहीं हम 3 से भाग देंगे, गलत हो जाएगा। तीसरी चीज देखिए, आगे देखिए ये कि अनुपात, अभी हम आपको समझाएंगे क्यों नहीं कर सकते हैं। हम आपको ऐसे लेके चलेंगे जैसे बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हो आप। एक काम करते लाइए समझा ही दें पहले ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक, आइए पहले हम आपको समझा ही दें ऐसा क्यों नहीं कर सकते। देखिए, हमें ही नहीं, अभी आपने सीखा कि अनुपात में जो भी हरकत हम एक के साथ करते हैं वही हरकत हम दूसरे के साथ करनी पड़ती है। पर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे मान लो ए और बी का मान लिख दिया 5:6। कितना लिख दिया? 5:6। अगर बेटा हमने इसमें 2 से गुणा किया तो हमें इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा भाई? 10-12। अगर हमने इसमें 3 से गुणा किया तो इसमें भी 3 से हो जाएगा। 3×5 = 15, 3×6 = 18। अगर हमने इसमें 4 से गुणा किया तो इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4×6 = 24। अगर इसमें हमने 5 से गुणा किया तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5×6 = 25, 5×6 = 30। ठीक, बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आ गई? अरे आई कि नहीं आई? अच्छा हाँ, एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गए। एक चीज़ इससे पहले एक चीज़ ये समझ लो, इससे पहले एक चीज़ समझ लेना कि आनुपातिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। क्या होती हैं बेटा? सह अभाज्य होती हैं। आनुपातिक संख्या क्या होती हैं? हमेशा सह अभाज्य होती हैं। सह अभाज्य का मतलब होता है उनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता। ये याद रख लेना बेटा कि आनुपातिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा को प्राइम होती हैं। या देसी भाषा में कहें तो आनुपातिक संख्या हमेशा सह अभाज्य होती है, उनमें कभी भी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। जैसे अगर आपने लिखा 10 और 12 और 5:6 तो ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। क्यों? इसमें क्या कॉमन है? अब ये मत कहते ना एक कॉमन है, ना भैया ये कॉमन नहीं है। कॉमन 2×5 = 10, 2×6 =
12। जैसे आपने लिखा 18 और 21, अगर ये अनुपात लिखोगे तो ये गलत होगा। अनुपात में क्या होगा, 3 6 18, 3 7 21, ये सही ही होगा। क्यों? क्योंकि अनुपातिक संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, सह अभाज्य होती हैं, उनमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है। तो हम लोगों ने पहली बात, तो आज चलिए एक इतना रिवीजन करते हैं। पहले क्या क्या सीखा? पहली चीज हमने सीखी कि अनुपातिक संख्याओं का उपयोग सिर्फ तुलना करने के लिए किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जब भी किसी मान पर गणना करनी होती है, जैसे 3 की गणना हमें 10 पर करनी है तो उसे हम लिखते, वहाँ पर हम रेशियो यूज करते हैं, 3/10 करते हैं। तीसरी बात हमने सीखी, अनुपातिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं, या कह सकते हो उनमें कभी कुछ भी कॉमन नहीं होता है। चौथी बात हमने सीखी कि अनुपात में जो भी हम एक के साथ करते हैं वही हमें दूसरे साथ भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अनुपातिक संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। अब जैसे मान लो हमने लिखा 25 और 30 अनुपात लिखा, तो ये नहीं लिख सकते क्योंकि कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 अंक 25, 5 अंक 30 है कि नहीं, 5 अंक 5 है। तो इसमें हमने इससे 5 से भाग दिया, तो इसमें भी हमने 5 से भाग दिया। कॉमन का मतलब ही तो यही हुआ कि जो दोनों उपलब्ध हो। कॉमन का मतलब क्या हुआ? जो दोनों उपलब्ध हो। जैसे हमने लिखा 24 और 36, 24 और 36 अगर अनुपात लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना 12। अब देखो 24 36 लिखा, तो अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है, तो आप कहोगे 12 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? आप पहले कहोगे 2 मिल रहा है, कहते 2 से 12 काटा, 2 से 18, तो 2 कॉमन। अब देखो क्या कुछ कॉमन है? आप कहोगे हाँ अभी भैया 3 और कॉमन है, तो 3 चौको 12, 3 छक 18। आप कहेंगे और कुछ कॉमन? कहा हाँ भैया और कॉमन अभी क्या कही, 2 2 दूनी 4, 2 3 6। तो अब इसमें कुछ कॉमन है? कहीं नहीं। हाँ तो ये ठीक है, समझ आया कि नहीं है? यानी अनुपातिक संख्या हमेशा सह अभाज्य होती है, उनमें कभी कुछ कॉमन नहीं होता है, और कॉमन अगर होगा भी तो हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं। इसीलिए हम लोग देखो क्या था, नहीं था ये। अब देखो अगर इसमें हमने पहले इसमें अगर हमने इसमें बेटा 12 से भाग दिया था, इसे एक मिनट रुक जाइए, इसे बताते हैं थोड़ी देर में। इसमें अगर बेटा हमने 12 से 1 में भाग दिया, तो दूसरे में भी 12 से भाग, 12 से क्या 12 कॉमन लिया। इसमें कितना कॉमन लिया बेटा हमने? 3 कॉमन लिया। इसमें कितना कॉमन लिया हमने? 2 कॉमन लिया। तब जाके इसमें कोई कॉमन है कि नहीं है, तो अब ये सही हुआ। यानी कि 12 कॉमन था। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 यहाँ पे भी उपलब्ध था, 12 यहाँ पे भी उपलब्ध था, यानी 12 से इसमें भी भाग दिया और 12 से इसमें भी भाग दिया, 3 से इसमें भी भाग दिया, 3 से इसमें भी भाग दिया, 2 से इसमें भी भाग दिया, 2 से इसमें भी भाग दिया। यानी जो भी हमने एक के साथ किया वही हमने दूसरे के साथ भी किया, तभी हमें वो कॉमन मिलता है, तभी वो हमें क्या मिलता है, कॉमन मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि अनुपातिक संख्या हमेशा सह अभाज्य होती है, क्योंकि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अगर किसी परिस्थिति में कॉमन मिल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे भाग दे देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो हमें लगता है कि हम इतनी बात समझ में, अगर हम तेज पढ़ा रहे हैं तो आप कृपया करके अवश्य बताएं कि हम तेज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अगर कोई संख्या 5:6 के रूप में लिखी है, तो पहली बात एक चीज़ ये बताइए, अगर कोई दो संख्या 5:6 के अनुपात रूप में लिखी है तो इसका मतलब क्या है? क्या ये फिक्स है कि 5 और 6 ही है? हमने क्लास में भी बहुत एग्जांपल दिए, हम आपको भी ये अनुपात ये एग्जांपल यहाँ पे भी दे रहे हैं, ताकि जो बच्चे क्लास वाले यहाँ पढ़ रहे हैं उनका भी रिवीजन हो जाए। जैसे हम आपसे ये पूछना चाहें कि भैया इस डस्टर की लंबाई क्या है, हम क्या पूछना चाहें, इस डस्टर की लंबाई क्या है, तो आप क्या बताओगे? कह दोगे हाथ में तुम्हारे, हम क्या नापने बैठे हैं या हम फीता ले बैठे हैं? तो यही तो कहोगे, यही जवाब होगा आपका। लेकिन ये बहुत समय पहले IAS के एक इंटरव्यू में पूछा गया था, भैया इस डस्टर की लंबाई क्या है, तो कई लोगों ने उसमें ये नहीं पूछा था, उसमें ये पूछा था दरअसल कि जब भी एक इंटरव्यू वाला बंदा जो था, इंटरव्यू देने वाला, वो एंटर किया ऑफिस में बैठा, तो जैसे उन्होंने जो एग्जामिनर थे उन्होंने पूछा कि आप जिस गेट से अभी एंटर किए हो उस गेट की लंबाई क्या है, तो कई लोग तो नहीं बता पाए। कई लोग सोचे यार लगभग 10 मीटर होगी, 11 मीटर, 12 मीटर, 12 फुट, 6 फुट, 7 फुट, 3 फुट, 4 फुट, 5 फुट, ऐसे बता रहे थे सब अंदाजे ने। लेकिन एक स्टूडेंट था, उसमें से उसने बोला कि सर जब हम गेट में एंटर किए तो उस गेट की लंबाई उसके आधे की 2 गुनी थी। अब आधी तुम बताओ, दुगनी हम बता दे रहे हैं। समझ आया कि नहीं है? ऐसे ही हम आपसे पूछ रहे हैं इस डस्टर की लंबाई क्या है, तो आप क्या बताओगे? इसके आधे की 2 गुनी। जैसा आपका क्वेश्चन वैसे ही हमारा आंसर। अब आधी आप बताओ, दुगनी हम बता दे रहे हैं। हमने कहा बेटा इसकी लंबाई 5 है, तो तुम कहते हो 10 हो गई। इसकी आधी लंबाई 6 है, तो तुम कहते हो 12 हो गई। समझ आया कि नहीं है? इसी प्रकार से जब भी कोई दो संख्या 5:6 अनुपात में दे, किस में दे बेटा? 5:6 अनुपात में दे, और पूछे कि संख्याएं क्या है,
क्योंकि हमने आपको बताया था कि 5:6 के अनुपात में अगर कोई संख्या लिखी है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो संख्या 5 है और दूसरी संख्या, जैसे आपने कहा A/B बराबर अगर 5:6 लिखा है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि A का मान 5 और B का मान 6 है। ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों? अनुपात में इसका कोई वास्तविकता नहीं है। बोलिए समझ आए? बोलिए आया कि नहीं है इतनी बात समझ में कि अगर A/B यानी 5:6 लिखा है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि A का मान 5 B का मान 6 है। तो कोई एक बंदे थे, एक भैया थे, मान लो उन्होंने हमसे पूछा कि उन्होंने आपसे पूछा, जैसे हम ही आपसे पूछते हैं कि अगर कोई दो संख्या बेटा A/B 5:6 के अनुपात में है तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो तुम कहते हो 5 और 6, और एक दूसरा कह देगा भैया 10 और 12, क्योंकि उसे एक चीज पता थी, जो हरकत एक के साथ करते हो वही हरकत दूसरे के साथ कर सकते हो। एक दूसरा बंदा बोला भैया 15 और 18। एक चौथा बंदा बोला भैया 20 और 24। एक पांचवा बंदा भैया बोला 25 और 30। एक छठा बंदा भैया बोला तो 6 पंचे 36। उसने कहा ये संख्या, और गलत तो उसने भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि 10 और 12 लिखा होगा तो उसे भी हमने 5:6 के अनुपात में लिखा होगा। 15-18 लिखा होगा तो देखो इसमें कुछ कॉमन है कहीं? हाँ 3 कॉमन है, 3 5 15 3 6 18, उसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। 20 और 24 है, इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। 25 और 30 है, इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। 30 और 36 है, इसे भी हम इस रूप में लिख सकते हैं। यानी कि अगर 2 से भाग दे देंगे तो इसे इस रूप में लिख सकते हैं। इसे 3 से भाग देकर इस रूप में लिख सकते हैं। इसे 4 से भाग देके, क्योंकि 4 कॉमन है, 4 5 20, 4 6 24, और इसे 5 से भाग देकर, और इसे 6 से भाग देकर। तो हमें ये नहीं पता है बेटा कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या किससे भाग देके आई हो भाई। क्यों? किसी ने अगर मान लो, फिर वही बात आ गई बेटा, अगर हमने 7 का गुणा करके मतलब 35 और 42 संख्या रही होगी, तो उसे भी तो जब अनुपात में अगले किसी बच्चे ने लिखा होगा तो उसे भी तो इसी रूप में लिखा होगा। क्योंकि जैसे देखा 35 और 42, उसे लगा कि अनुपातिक संख्या में सह बाज होती है, उसने कहा 7 पना 35, 7 6 5 लिख दिया। तो हमें ये पता नहीं होता है कि ये संख्या जो अनुपात में आई किससे भाग होके आई है। 2 से भाग होके आई, 3 से भाग होके आई, 4 से भाग होके आई, 5 से आई, 6 से आई, 7 से आई, या 2 का गुणा 3 का गुणा 4 किससे बनी हमें नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज पता है, पहली बात तो ये हमें नहीं पता। तो वो बच्चा कहता कि हमें नहीं पता, तो हमने कहा संख्या क्या हो गई? 5x और 6 हो गई, यानी तो x हो गई। लेकिन हमें यह भी पता है कि अनुपात में जो भी हरकत हम एक के साथ करते हैं वही हरकत हम दूसरे के साथ करते हैं, यानी संख्या क्या हो गई? 5x और 6x। अब ये सही जवाब है। बोलिए समझ में आया? अब यहां से कह दे सकते हैं a का मान 5x और b का मान कितना है? 6x है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? तो अगर कोई भी दो संख्या 5:6 के अनुपात में और आपसे पूछा जाए कि वो संख्याएं क्या होंगी, तो संख्या क्या होंगी? 5x और 6x। बोलिए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब कैसे आए वो भी हमने आपको बता दिया। तो याद रखिएगा, अनुपात में अगर 1 से गुणा करते हैं तो उसी से भाग करना पड़ेगा, जो जोड़। और अब देखिए इतनी बात समझ आई? जोड़ घटाव पे आते हैं। अभी हम आप पे पहले हम पूरा आपको समझाएंगे, फिर अगले दिन हम आपको उसकी पूरी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर एक दिन हम आपको थ्योरी देंगे, अगले दिन हम आपको उस पर पूरे क्वेश्चन आधारित कराएंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा कतई। पूरा कंटेंट टाइप वाइज और थ्योरी वाइज पूरा चलेगा, पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा एकदम ईमानदारी के साथ। बोलिए समझ आया कि नहीं है? इतनी बात समझ में आई? अब देखिए आगे 5:6 अनुपात में हुआ 5x और 6x। अब देखिए जैसे कोई संख्या लिखी 5:6, अब आपको पता है भैया कि अगर इसमें हम 2 जोड़ें, इसमें हम 2 जोड़ दें तो क्या ये हो जाएगा? 7:6 हो जाए, 8 हो जाएगा कि नहीं होगा? बोलो, बोल सकते ही नहीं हो। पाँच 3 2 6 3 3। बताइए क्या ये संभव है? सोचिए,
दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा, बताइएगा, ठीक है, अपने आप सीखिएगा। देखिए अब आपको पता है कोई भी संख्या तो 5:6 के अनुपात में, तो इस संख्या क्या होंगी वास्तविकता में देखो तो 5x और 6x। क्या ये बात समझ में आई? अब आप ये बताइए, क्या बताइए, क्या 5x में 2 जोड़ने पर क्या 5x + 2 = 7x 7 हो जाता है? ये बता दो खाली आप। नहीं होता ना। ऐसे ही क्या 6x + 3 कर दो, क्या 9x हो जाता है? क्या नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये अचर पद है और ये चर पद है। समझ आया कि नहीं है? यानी कि ये संख्याएं क्या है, अनुपात में है। अनुपात में है कि नहीं, 5:6 5:6, और ये क्या है, वास्तविक मान है। तो हमने यहाँ से एक लाइन ये सीखी कि आनुपातिक मानों में क्या सीखा भाई हमने, आनुपातिक मानों में वास्तविक मान का जोड़ या घटाव संभव नहीं होता है। आनुपातिक मान में वास्तविक मान का जोड़ या घटाव संभव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसका रीजन ये, और वो रीजन क्या है? रीजन ये कि कोई संख्या 5:6 के अनुपात में लिखी है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि संख्या 5 और 6 संख्या 5x और 6x होती है, और 5x में 2 जोड़ने पर 7x नहीं होता है, और 6x में 3 जोड़ने पर 9x नहीं होता है। इसीलिए एक भी कंडीशन वैलिड नहीं है। ये सारी कंडीशंस क्या हैं, गलत है। समझ आया कि नहीं है? हमने क्या सीखा यहाँ से, आनुपातिक संख्याओं में वास्तविक संख्या का जोड़ या घटाव संभव नहीं होता है। ठीक, तो हमने प्रॉपर्टी क्या क्या सीखी, आपको पता है, आपको पता चल ही रहा होगा। गुणा नहीं कर सकते, जो भी एक के साथ करेंगे वही सभी के साथ करेंगे। संख्या सहअभाज्य होती है, प्रयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। आनुपातिक संख्याओं को वास्तविक मानों से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताइए। पहली बार थ्योरी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं पूरा कंप्लीट, बताइए मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए भैया, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत नहीं, मजा लेते लेते धीरे धीरे मस्ती से पूरा पढ़ डालेंगे, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी किसी महान पुरुष ने कहा है, जो बच्चा है वही बचा है, इसलिए बच्चा बन के रहो, ज़्यादा सीरियस होकर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टाइप समझ में आया आपको, एक प्रकार बेसिक। अब इसी में देखिए आगे करते हैं। अगर जैसे लिखा है कोई कि a अनुपात b, a और b को अनुपात में ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल बेसिक एकदम सिखा रहे हैं, मतलब आपने कभी पढ़ा ना हो तो a अनुपात b लिखेंगे। अगर हम a और b का व्युत्क्रमानुपात पूछे तो व्युत्क्रमानुपात, तो क्या होगा बेटा, व्युत मतलब होता है इनवर्सली, 1/a अनुपात 1/b। हाँ, वो बात अलग कि इसे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी b अनुपात a हो जाता है। अगर हमसे आपसे पूछा जाए a, b और c का व्युत्क्रमानुपात, तो क्या होगा, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। अब इसे क्या करते हैं स्टूडेंट, क्या करता है सॉल्व करने के लिए, कैसे सोचता है स्टूडेंट, क्या करता है कि पहले क्या करेगा, जो हम आपको बता दें, एलसीएम लेगा। क्या लेगा, एलसीएम लेगा, ए बी सी का लासा एलसीएम लेगा। अब उसका गुणा तीनों कर, ए बी सी का एलसीएम क्या होगा, ए बी सी होगा। तो क्या करता है, ए बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन बी, ए बी सी अपॉन सी करेगा। तो ए से ए कैंसिल आउट, बी से बी कैंसिल आउट, सी से सी कैंसिल आउट, बचाएगा क्या, बी सी अनुपात ए सी अनुपात ए बी। वो कहेगा ए बी सी का व्युत्क्रमानुपात यह होता है। याद रखिएगा, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को अधूरा माना जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा माना जाता है। कभी भी आप किसी भी पेपर के आंसर में ये नहीं देखोगे 1/5 रेशियो 1/7 लिखा होगा, हमेशा लिखा होता है 7:5। यानी इस टाइप को हम अधूरा मानते हैं, इसको हम पूरा मानते हैं। समझ आया कि नहीं है? तो अगर ए बी सी का व्युत्क्रमानुपात तो ये होगा वैसे बेसिकली, पर ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्यों गलत नहीं होगा, वो अधूरा होगा। क्या होगा, अधूरा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई?
तो ये लिखते हैं। अब आपको क्या है, अब आप कह दो कि हर बार हम इतना लिखेंगे, नहीं, हर बार इतना लिखने की जरूरत नहीं। आप क्या करो, इसे लिखने का तरीका हम आपको बता दे रहे हैं। 1/a। अब आपको पता है ए बी सी का क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपात। ए बी और सी का क्या निकालना है, व्युत्क्रमानुपात निकालना है भाई। तो अब ए को जब लिखो तो ए को छिपा दो, क्या बचा, बी इंटू सी। बी को छिपा दो, क्या बचेगा भाई, ए इंटू सी। और सी को छिपा दो, इसका जो बचा वो लिख दो, सी को छिपा दो, क्या बचेगा, ए इंटू बी। तो देखिए बी सी रेशियो ए सी रेशियो ए बी डायरेक्ट, ये होता है व्युत्क्रमानुपात। बोलिए समझ में आया कि नहीं है, आया कि नहीं है। ऐसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। ए बी सी का अगर व्युत्क्रमानुपात पूछे तो ये होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें, वो कहते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए, ए बी का अनुपात, तो ये ए बी का व्युत्क्रमानुपात 1/a 1/b, तो बी अनुपात है। ए बी सी का व्युत्क्रमानुपात तो क्या होगा, बी सी रेशियो ए सी रेशियो ए बी। ठीक, हम आपको टाइप वाइज सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। पहले हम लोग एक टाइप सीख ले, पूरा अनुपात पूरा सीख ले, मतलब अनुपात मतलब ये नहीं अनुपात पूरा अनुपात ना, अनुपात से प्रॉपर्टी सीख ले, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात क्या होता है, ये सीख ले, फिर इस पे बेस्ड पूरे क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे ही पूरा टाइप वाइज थ्योरी वाइज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए व्युत्क्रमानुपात समझ में आ गया। देखिए अब इसके बाद देखिए ए और बी का व्युत्क्रमानुपात हो गया, और इसके बाद अब देखिए डुप्लीकेट रेशियो, आप इसे हिंदी में कहते, इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो, और इंग्लिश में कहते हैं वर्गानुपात। ए और बी का वर्गानुपात क्या होता है भाई, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा भाई, इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग मूलानुपात। तो क्या होगा भाई, √a अनुपात √b। इसके बाद ए और बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो, याद रखिएगा पेपर में कई बार डायरेक्ट इंग्लिश में ही आ जाता है ट्रिप्लीकेट लिख के, और स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। ए और बी का ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा भाई, ए क्यूब अनुपात बी क्यूब, और ए और बी का हिंदी में से कहते हैं घनानुपात, और ए और बी का सब ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ये होता है क्यूब रूट ऑफ ए अंडर क्यूब रूट ऑफ बी। ये समझिए ध्यान से। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कहा 5 और 6 का, ये नोट कर लीजिए इतना पहले, वर्गानुपात ये होता है, वर्ग मूलानुपात ये होता है, घनानुपात ये होता है, घन मूलानुपात, इसे कहते हैं घन मूली का फीमेल वर्जन होता है मूला, वही है घन मूलानुपात। नोट कर लीजिए इतना। ठीक, अब इसके बाद देखिए आपको बताते हैं, जैसे हमने लिखा 5 और 6, 5:6, इसका हमने आपसे पूछा भाई, क्या पूछा, डुप्लीकेट रेशियो। क्या पूछा हमने आपसे, डुप्लीकेट रेशियो। तो आप क्या बताओगे, क्या 10:12 बता दोगे, क्या 12:10 बता दोगे, 25:36 बता दोगे, या 36:25 बता दोगे। देखिए स्टूडेंट क्या करता, सोचता है यही लिखा है 10 2 5 10 2 6 12, तो ये अनुपात कह देता है। आप लॉजिकली सोचो कि अनुपातिक संख्या हमेशा सहबाज होती है, उनमें तो कभी ये हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, 10 12 तो हो ही नहीं सकता। तो अब 36 25 उल्टा है, 5 25 5 6 36 ये होगा। अगर आपसे इसका पूछा जाए सब डुप्लीकेट रेशियो, क्या पूछा जाए, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो बेटा इसका क्या होगा, जैसे लिखा जाए 10 12 25 36 √5 √6 36 25। तो आप क्या बताओगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अगर इसका पूछा जाए बेटा ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर इसका पूछा जाए बेटा क्या ट्रिप्लीकेट रेशियो, भाई क्या होगा, इसे कहते हैं घनानुपात।
तो क्या लिखोगे 25 36 √5 √6 125 216 216 125 क्या लिखोगे? घनानुपात है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक, ऐसे ही घनमूला अनुपात पूछ दे। क्या पूछ दे बेटा? किधर? इधर दिख रहा है, ये इधर दिख रहा है। अगर पूछ दे घनमूला अनुपात सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, तो आप क्या लिखोगे? क्या होगा? √5 √6, क्या क्यूब √5 क्यूब √6, क्या क्यूब √6 क्यूब √5, या 36 और 25? क्या होगा भाई? तब आपका ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। याद रखिए उल्टे भी नहीं होने चाहिए। तो ये होते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी घन मूलानुपात, घनानुपात और सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो आज इतना रखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, टाइप वाइज सब कुछ पढ़ेंगे और टाइप वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करते चले जाएंगे। यानी कहने मतलब आज हम लोगों ने पढ़े हैं घन मूलानुपात, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशियो, ये सब पढ़ा है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है, यानी कि पूरा बेसिक पढ़ा है। तो बेसिक पे क्या होगा, हम लोग कल बेसिक पे सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे। यानी कि हम आपको व्युत्क्रमानुपात, मिश्र और सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट इन रेशियो पे सॉल्व कराएंगे। और इसके बाद और आगे हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, यानी जितना पढ़ाया उस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इस पर आधारित क्वेश्चन आपको कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।